क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? जल्दी बता दो। अम्ल, क्षार और अपने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, बहुत प्यारा सा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू किए थे, जिसका नाम क्या है? एसिड, बेस और साल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। क्लियर है ना? चलो, इस चैप्टर को शुरू किए थे तो कुछ बातें बताई गई थी। क्या क्या बताई गई थी? तो सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हमने बताया कि एसिड पढ़ना है। एसिड में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे और एसिड का डेफिनेशन पढ़े थे, यही ना पढ़े थे? उसके बाद बताया गया था कि चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बारे में पढ़ेंगे और लवण के बारे में। अम्ल, क्षार, लवण के गुण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एसिड और बेस को कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमने लास्ट में बताया था कि दैनिक जीवन में कुछ यूजफुल साल्ट होंगे, उनका अध्ययन हमें करना है। क्लियर है? चलिए, कल क्या पढ़ लिए थे हम लोग? अम्ल के बारे में पढ़े थे। अम्ल क्या होता है? अम्ल शब्द यानी एसिड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? एक्चुअली एसिड का डिफिनीशन क्या है? तो हमने बताया था कि एसिड के डिफिनीशन में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मत रखा था। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मत एसिड के बारे में रखा था, यही ना बताया गया था? यानी बहुत सारे लोगों ने बताया कि एसिड क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में, पिछले क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एसिड से और ज़्यादा चर्चा करते हैं। देख लीजिएगा पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। यानी सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था एसिड। यानी एसिड क्या है? देखो, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए बाबू लोग, इन सारी चीज़ों को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? आप मेरे रिक्वेस्ट को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों हंस रहे हो भाई? कि इतना जोर दे के रिक्वेस्ट किए हैं बच्चों को लग रहा है कि यार सर अब कुछ कहने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले जाए आपके क्लास का आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है यार, बस यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है। चलो, एसिड क्या है? तो एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुई है। कल बताया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोर, यानी खट्टा। यानी खट्टा पदार्थ होगा उसको क्या कहेंगे? हम एसिड कहेंगे। बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में हम अम्लों का प्रयोग करते हैं, एसिड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कच्चा आम खाते हो, गन्ने का जूस पीते हो, टमाटर खाते हो। हाँ, टमाटर खाते हो ना? अभी टमाटर का भाव तो मार्केट आसमान छू रहा है। ठीक, आप अमरूद खाते हो, सेव खाते हो, यानी बहुत सारे फल खाते हो। बहुत सारे आप जो भी भोज्य पदार्थ लेते हो, सब किसी न किसी भोज्य पदार्थ में किसी न किसी रूप में अम्ल रह रहा है, यानी अम्ल उपस्थित रह रहा है। क्लियर है? तो अमरूद में कौन सा एसिड होता है बताओ? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। सेव में मैलिक अम्ल। सेव में, गन्ने के जूस में ऑक्जेलिक अम्ल। इमली खाते हो, टार्ट्रिक एसिड। नींबू खाते हो, सिट्रिक एसिड। और बताओ फटाफट बताओ। कल बताए थे बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। सिरका खाते हो, एसिटिक एसिड कल बताया गया था ना? सिरका खाते हो ना, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। अचार खाते हो, उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। तो इस तरह से बहुत सारे एसिड, बहुत खाद्य पदार्थों में भी एसिड होते हैं। उसके बाद ऐसे भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जहाँ जो खाद्य पदार्थ नहीं है, उसके अलावा भी उसमें एसिड रह रहा है। क्लियर है ना? तो अब ज़रा सोचो
कि ये बातें हो गई थी। एसिड के रूप में पहला प्रारंभ में सभी अम्ल खट्टे पाए गए, ये बातें हुई थी, यानी प्रारंभ में जितने अम्ल थे सब खट्टे पाए गए। लेकिन बाद में जब खनिज अम्ल आया तो खनिज अम्लों में खट्टापन नहीं था। अम्ल के नाम से खट्टा नहीं होना चाहिए। अम्ल कड़वा होता है, ये बात सही है, खट्टा लगता है, बात सही है, लेकिन सभी अम्ल खट्टे नहीं होते हैं। तो प्रारंभ में जो अम्ल थे वे खट्टे थे, बाद में जब खनिज अम्ल आया, मिनरल एसिड आया, तो उसमें उसका खट्टापन धीरे धीरे कम होने लगा। तो टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा। अगला, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल के हिसाब से अम्ल क्या है, तो वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल एसिड्स आर दो सबस्टांसेज हुज एक्वस सॉल्यूशन इज सोरिन टेस्ट, यानी सोरिन टेस्ट, यानी जिसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सोर होता है। सोर का मतलब खट्टा होता है। और यह परिभाषा किसके आधार पर दिया गया था भाई, स्वाद के आधार पर। किसके आधार पर दिया गया था, आप ऑटोमेटिक इसको पढ़ लिए थे। दूसरा किसके अकॉर्डिंग पढ़े थे भाई, अकॉर्डिंग टू एंटवान लेबॉइजर के अनुसार अधिकतर अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड में ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बने होते हैं। ऑक्सीजन के साथ, यानी इनका मानना था कि सारे अम्लों में ऑक्सीजन उपस्थित होगा, सारे अम्लों में ऑक्सीजन उपस्थित होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी अम्ल थे जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, जैसे HCl में कहाँ से हम ऑक्सीजन लाएं, बरियाई से तो आएगा नहीं, हाँ, जोर ज़बरदस्ती से आएगा, नहीं आएगा। आगे बढ़ा गया तो फिर किसके अनुसार पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ डेवी के अनुसार अम्ल क्या था, तो अम्ल में हाइड्रोजन का उपस्थित होना जरूरी था। यानी अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है। क्या बाबू, हाँ, उस पर थोड़ा सा क्लिक कीजिए ना, उसको कुछ दिखने लगा, एक बार और क्लिक कीजिए। अरे माउस को हिलाइए ना वहाँ। अच्छा, क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है अभी। अब देखिए, चलिए टाइम दिखाने लगा। स्पेस बार को क्लिक कीजिए वहां से फटाक से। एक बार और क्लिक कीजिए। देखिए, पासवर्ड डालने के लिए कुछ इंटरफेस दे रहा होगा। कहाँ दे रहा है अभी पासवर्ड डालने के लिए? अच्छा, पासवर्ड कैमरा के सामने नहीं होता है। अब देखो तो प्रारंभ में डेवी के इस विचारधारा को बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। प्रारंभ में डेवी के इस विचारधारा को बहुत समर्थन प्राप्त, यानी कहने का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा इसकी फैन फॉलोइंग नहीं हुई, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं हुई। क्लियर है ना? चलो इधर देखो ना, उधर नहीं खुलने वाला, वो हाथ दिखा रहे वैसे ना, तो सिस्टम है भैया, सिस्टम हाथ दिखाने से नहीं खुलता है, वो थोबड़ा स्कैन करेगा आपका। ठीक, अब देखो, अब प्रारंभ में डेवी के इस विचारधारा को बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बात तो सही था कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। जितने भी अम्ल थे उन सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला कंसेप्ट किसका आया बाबू, यानी कंसेप्ट ऑफ लिविग के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है तथा इस हाइड्रोजन का विस्थापन किसी धातु द्वारा होता है। ये पढ़ चुके थे हम लोग। आगे बढ़ते हैं भैया, तो और आगे क्या मिला था हम लोगों को, आर्हेनियस का आयनिक कंसेप्ट, और यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। हमने कल आपको बताया था कि आर्हेनियस का जो डेफिनेशन था वह लगभग सर्वमान्य हुआ, और इन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H आयन प्रदान करते हैं, H आयन रिलीज करते हैं, यानी प्रोड्यूस्ड H आयन रिलीज्ड H आयन। एसिड आर दैट सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज्ड H आयन, यानी लिखा भी गया होगा कि एसिड्स आर दैट सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड H आयन डिजॉल्व्ड इन H2O, डिजॉल्व्ड इन H2O। जब H2O में डिजॉल्व होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, H आयन देंगे, H आयन देंगे। और इससे एग्जांपल्स हम लोग 1 2 3 4 जितना भी एग्जांपल्स था देखे थे कि नहीं देखे थे?
बोलिए, आगे बढ़ा जाए ना। तो अब ज़रा सोचो कि अब अरेनियस के कंसेप्ट में हमने ये बातें देखी थी, फिर आपको एक बात समझाया गया था कि एक एग्जाम्पल लिया गया था। क्या एग्जाम्पल लिया गया था? जैसे एग्जाम्पल देख लो अरेनियस के हिसाब से, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने कल बताया था कि HCl लेते हैं और जैसे ही इसको H2O में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बना लेता है भाई? H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और इसको क्लोराइड आयन कहते हैं। यानी यह केटायन है, क्या है? केटायन। और यह क्या है भाई? एनायन है। कल ही समझाया गया था कि पिछले क्लास में। उसी तरह से बाबू अगर हमने क्या किया, HNO3 लिया और इसमें H2O में डिजॉल्व किया तो क्या बन गया? H प्लस प्लस NO3 माइनस। उसके बाद से हमने HCOOH लिया। देखो याद रखना, फॉर्मिक एसिड है ना। कौन सा एसिड है? जो कल पढ़ा था उसको पता है, जो नहीं पढ़ा था भैया वीडियो देख लिया कीजिए, पीछे का वीडियो देख लो। जितने मोबाइल वाले लोग हो, पढ़ रहे हो मोबाइल से, वो पीछे का वीडियो ज़रूर देखो। तो ए हो गया, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? HCOO माइनस प्लस क्या बनेगा? H आयन। H आयन। अब ये मत पूछना सर AH क्यों नहीं टूटा, ये पूछने वाली बात नहीं है, कल ही समझाया गया था। उसके बाद से फिर हमने क्या किया? CH3 COOH लिया और इसमें तोड़ा तो CH3 COO माइनस और प्लस क्या मिल गया? H आयन। प्लस क्या मिल गया? H आयन मिल गया। मिल गया ना भाई? प्लस क्या मिला? H आयन मिल गया। तो अब ज़रा सोचोगे कि यह जो H आयन मिल रहा है, यह यहाँ भी H आयन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सब जगह H आयन है ना। तो कहता है कि यह H आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह H आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह जल के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो नोट में लिखेंगे, क्या नोट में लिखेंगे बाबू लोग? तो नोट में लिखेंगे कि जलीय विलयन में H आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहते हैं। नोट में लिख लेंगे कि जलीय विलयन में, ये तो जलीय विलयन है, सब जल में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो जलीय विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो कहता है कि जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं। विद्यमान का मतलब बाबू उपस्थित नहीं होते हैं, विद्यमान नहीं होते हैं। यह जल के साथ संयोग करके, या किसके साथ संयोग करके? जल के साथ संयोग करके क्या बना लेते हैं भाई? हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। बल्कि यह H आयन H2O यानी जल, H2O के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं बाबू? करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। चलोगे मेरे बाबू? इतनी बात समझ में आया कि जलीय विलयन में H आयन लिखेंगे भैया, H आयन डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। लिखेंगे इट रिएक्ट with H2O and produced हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेता है भाई? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। यानी यह जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अब हाइड्रोनियम आयन क्या है इसको समझना है भाई। क्या समझना है? हाइड्रोनियम आयन क्या है? क्लियर है? तो अब फटाफट ऊपर वाले एग्जाम्पल तो आप पीछे देख लिए थे ना, चाहे रहने देते हैं, थोड़ा सा इस नोट को लिख लो, वीडियो पॉज करके नोट को लिख लो, तब हम आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयन का कंसेप्ट बताते हैं। हो गया बाबू? कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो बाबू, अब देखो भाई, हमने क्या बताया कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन के कंसेप्ट को समझना है तो सबसे पहले हमने रिएक्शन किसका कराना है? बोलो भैया, रिएक्शन किसका कराना है?
H2O का किसके साथ? हाइड्रोजन आयन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन आयन के साथ। तो देखोगे सबसे पहले कि H2O के साथ H पॉजिटिव यह रिएक्शन करेगा किसके साथ? H2O, यानी यह क्या है बाबू? हाइड्रोजन आयन है। क्या है? हाइड्रोजन आयन है। और यह क्या है बाबू? वाटर है। जब यह रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव, यानी इसको क्या कहोगे? हाइड्रोनियम आयन। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया जाए। अच्छा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव है। थोड़ा सा देखना बाबू, ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। कितने होंगे? 8। क्लियर है ना? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 8 की 6 होंगे। नहीं भैया 8 नहीं होंगे, 8 तो इसको ज़रूरत है, 8 तो ज़रूरत है अपना ऑक्टेट बनाने के लिए। अच्छा, ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, पढ़े नहीं हो, अगले चैप्टर में पढ़ोगे। लेविज स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ोगे? इसको क्या कहते हैं? लेविज सिंबल ऑफ एन एटम या एन कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड का लेविज सिंबल लिखना है। लुईज संरचना ये अगले चैप्टर में मिलेगा, धातु और अधातु चैप्टर में। धातु और अधातु चैप्टर में मिलेगा। अभी देख लो भैया, आप 9th से पढ़े थे ना, ये ऑक्सीजन होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 की 4 की 2 क्या होगा बताओ जल्दी से? यानी देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है ना, तो 2p4 होगा ना। अब इसको क्या कहोगे भाई? K। इसको क्या कहोगे? L में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। यही ना आउटर मोस्ट का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, यही ना वैलेंस शेल वाला है, तो यानी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या कहते हो? VE। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी 2 होती है ना, क्योंकि इसको कितना चाहिए? वैलेंसी 2 क्यों होती है? 8 में से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन घटाते हो, यानी वैलेंसी इक्वल टू पढ़े हो, यानी 8 माइनस VE, वैलेंसी इक्वल पढ़े हो ना? पढ़ाया गया है। ये तो 9th क्लास की बातें हैं। कहाँ की बातें हैं? 9th क्लास की। तो ये पढ़े हो, तो घटाओगे तो 8 में से 6 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 2। ये इसकी वैलेंसी हो गई। क्या हो गई? बैलेंसी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। तो ज़रा सोचो कि ऐसे, और हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को हमने लिखा, एक हाइड्रोजन को हमने लिखा। हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको चाहिए कितना भैया? इसको ऑक्टेट बनाने के लिए प्रत्येक हाइड्रोजन से चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यह ऑक्टेट बनाने के लिए करता क्या है कि प्रत्येक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन भी अपना इनसे ले लेता है, इनसे ले लिया और इनसे ले लिया। तो हाइड्रोजन की 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसका सेटिस्फेक्शन है, लेकिन इधर वाले का नहीं है। अब ये भी इनके साथ जुड़ना चाहता है, ये भी इनके साथ जुड़ना चाहता है। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो अब ये दोनों कहते हैं कि देखो भाई, हम लोगों में कोई चेंजिंग नहीं होगा, हम लोगों में अगर तुम जुड़ना चाहते हो तो तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, तुम जैसे हो, हम कुछ चेंज करने वाले नहीं है। यानी हमारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो हम तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं रखेंगे। हाँ आओ, जैसे नहीं होता है कि तुमसे कोई मतलब नहीं होता है, तुम घर में निकम्मे बन के घूमते रहो, शाम को भोजन बनेगा, खाना, फिर सो जाना, फिर सुबह जग के दिन भर घूमना, फिर शाम को आके खा लेना, फिर सो जाना, कोई मतलब नहीं है। यानी अब यही कह रहे हैं कि तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब इधर क्या होता है भैया कि ऐसे बन जाते हैं। देखो भाई, इनका स्ट्रक्चर बना लो। अब इनका स्ट्रक्चर बनाओ, इसको तो हटाना पड़ेगा ना, इसको कहीं साइड में डाल देते हैं भाई, ऐसे आ जाओ, बच्चों को परेशान ना करो, समय का अभाव है। इसको देख लो, अब इसका स्ट्रक्चर बना लो। इसका क्या बना लो? स्ट्रक्चर। तो अब देखोगे कि जैसे ऑक्सीजन को हमने लिया, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? कितने थे? 6, यानी 2 2 3 4 और हो गया 6। अब सुनो, हाइड्रोजन कितने अब इसके साथ मिल रहे हैं? इसमें कितना हाइड्रोजन है? 3 है ना, 1 2 और 3। अब सुनो, ईच वन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन,
क्या यह H वाले के पास इलेक्ट्रॉन है? इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक होता है, एक ये क्या किया है? डोनेट कर दिया है, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इस H प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यह करता क्या है? केवल ऑक्सीजन से लेता है, देता केवल लेता है, देता और ई लेना देना दोनों रखता है सब। इधर वाला जो है हाइड्रोजन, ई लेना देना, यानी दिल लिया दिल दिया, लेकिन इसने केवल दिल लिया दिया नहीं। अब तो समझ में आ रहा है ना? ए हाइड्रोजन दिल लिया दिल दिया, ए हाइड्रोजन दिल लिया दिल दिया, लेकिन ई वाला ससुरा केवल लेता है, देता बेवफाई करता है। क्या करता है? बेवफाई करता है। अब सुन बाबू, तो बदमाशी नहीं रहे। अब ई करता क्या भाई कि इस तरह से अपना क्या कर लेता है। अब सुनो, अब इसके पास होना कितना चाहिए था? 8, लेकिन एक इसको दे दिया, तो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना, वो डोनेट कर रहा है। तो जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वह पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? पॉजिटिव में। तो इसलिए यह बनता कैसे है भाई? यह ऐसे बन जाता है कि H3 हो गया, सबकी वैलेंसी अपनी सेटिस्फाइड हो गई हुई, और यहाँ ऑक्सीजन प्लस में आ गया। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? आया? हाइड्रोनियम आयन, इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो यानी यह जो ऑक्सीजन है, यह जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन H आयन के रूप में प्रोड्यूस होता है, वह जल के साथ स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। तो फटाफट पहले इसको नोट करोगे, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करो भाई, वीडियो पॉज करके नोट करो। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलो भैया आगे बढ़ा जाए। बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए? बढ़ा जाए। देखो ये आपकी किताब में बातें लिखी गई हैं, आपकी किताब में बातें लिखी गई हैं। हाँ, अब देखो कहीं कहीं इस चीज़ को ना बाबू सुनो, एक कहीं कहीं जो हमने बातें लिखी कि H3 का, तो ऐसे H ऑक्सीजन, H और ऑक्सीजन। सुनो, H के लिए कहीं कहीं आपकी किताब में क्रॉस लगा दिया गया होगा। क्या लगाया गया होगा? क्रॉस। क्या लगाया गया होगा बाबू? क्रॉस। और ऑक्सीजन के लिए क्या लगाया गया होगा? डॉट। 1 2 2 4 और 2 6, और इसके साथ प्लस लिख दिया गया होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? तो ये बात पता चल गया, और एनियस का कंसेप्ट समझ में आया? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। यानी लुईज संरचना में ध्यान दोगे कि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस द्वारा दर्शाया जाता है। यानी लेविज सिंबल में, ध्यान से देखो, लेविज संरचना में, या इसी को कुछ लोग लुईस संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस संरचना, यानी लेविज सिंबल या लेविज स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे भाई? लेविज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में तत्व के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस, डॉट या क्रॉस, यानी क्रॉस और डॉट को ऐसे करेंगे ना, द्वारा दर्शाते हैं, द्वारा दर्शाते हैं। तो क्रॉस होगा तो घबराना नहीं है, डॉट होगा तो घबराना नहीं है। क्लियर है? चलो अब एसिड की बातें देखते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं भाई। तो सोर्स ऑफ एसिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोर्स ऑफ एसिड। सोर्स ऑफ अब चलो सोर्स ऑफ एसिड। तो अगला हेडिंग क्या बनाएंगे हम लोग? सोर्स ऑफ एसिड, अम्लों के स्रोत। क्या बनाएंगे हम लोग? अम्लों के स्रोत। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई।
चलो अम्लों के स्रोत। अगला हेडिंग डालेंगे सोर्स ऑफ एसिड। सोर्स ऑफ एसिड, अम्लों के स्रोत। बातें कम करो आगे बैठकर, बहुत मार खाओगे। अम्लों के, कॉपी किताब निकाल लो भाई और मेरे साथ लिखने चलो। जो आप लोग मोबाइल के बाहर बैठे हुए हो और क्लासरूम में जो दोनों लोग हो, आप अपना कॉपी किताब निकाल लो भाई, फटाफट अपना कॉपी किताब निकाल लो और कॉपी किताब निकाल कर अपना पढ़ाई शुरू करो। मेरे साथ लिखते चलो। चलो बैठ के मक्खी मारना जो काम किए हो, ठीक। पीछे वाले लोग आप कॉपी किताब निकालो जल्दी से, दिखाई नहीं दे रहा। चलो हाथ ऊपर करके पीछे दिखाओ, कॉपी निकाले हो कि नहीं निकाले हो। चलो जल्दी करो। आगे देखो तो भाई, अम्लों के स्रोत। हेडिंग डालोगे सोर्स ऑफ एसिड। अब देखो भाई, तीर का चिन्ह देके लिखोगे। तो 1675 ईस्वी में लाइमर ने अम्लों से प्रकृत स्रोत से प्राप्त अम्लों को 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांट दिया। तो देखो, यानी सबसे बात कह रहे हैं कि भाई 1675 ईस्वी में लाइमर एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। उन्होंने प्रकृत स्रोत से प्राप्त अम्लों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। अब देख लो भाई, जितने सोर्स थे, पहला तो उन्होंने प्लांट बनाया, यानी जो पेड़ पौधों से एसिड प्राप्त हुए उनको प्लांट की कैटेगरी में रखा। कुछ ऐसे भी अम्ल थे जो जानवरों से प्राप्त हुए, एनिमल की कैटेगरी में रखा। जानवरों से प्राप्त होने वाले अम्ल, जैसे दूध दही खाते हो, दूध दही कहाँ से आता है? गाय भैंस से। कहाँ से आता है? गाय भैंस से। का? बकरी से। हाँ, बकरी से भी आता है यार। हाँ, भेड़ बकरी, जो भी दूध देने वाली पशुएं हैं उनसे दूध दही आता है। लेकिन आप मैक्सिमम दूध दही कहाँ से खाते हो? गाय भैंस से, ठीक है। तो अब देखो, दूध दही खाते हो। उसी तरह से कल आपको बताया गया था कि एनिमल की कैटेगरी में उन्होंने किसको रखा? बिच्छू को भी रख दिया। पेड़ पौधों की कैटेगरी में नेटल नाम का पौधा रखा। तो प्लांट क्या है? चलो बातें कम करो। अब अगला देखो, अब मिनरल था। क्या था भाई? मिनरल। और मिनरल खनिज। मिनरल को क्या कहते हैं? खनिज। और खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्लों को खनिज के श्रेणी में रखा। तो यानी कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। फटाफट हेडिंग डाल लो मेरे साथ, फटाफट डाल लो, जल्दी से हेडिंग डाल लो। चलो देखो रे, चलो। तो 1675 ईस्वी में लाइमर ने क्या किया? प्राकृतिक स्रोत ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत से, स्रोत तो बढ़िया से बना लेंगे। देखो क्या उल्टा पुल्टा लिखे हैं। हाँ, ऐसे लिखे हैं ना। हाँ, स्रोत से प्राप्त अम्लों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में बांट दिया? यानी लाइमर एक केमिस्ट थे। वे क्या किए? नेचुरल सोर्स से जितने भी एसिड प्राप्त हुए, या कंपाउंड मान लो, क्या मान लो? कंपाउंड, उनको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। यानी जैसे देख लो, एसिड को बांटा गया। किसको बांटा गया? एसिड को बांटा गया। एसिड को कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों में। एसिड को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ये कौन कौन से भाग थे भाई? फटाफट देख लो। तो देखो भाई, सबसे पहले एसिड को बांटा गया। एसिड को, वाह, क्या क्या हो रहा है भाई मेरे साथ? बक बक। एसिड को बांटा गया। देखो, अम्लों को बांटा गया। तो सबसे पहला क्या कहा गया भाई? प्लांट। क्या कहा गया? प्लांट। प्लांट का मतलब पेड़ पौधे। प्लांट का मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, क्लियर है ना। दूसरा क्या उन्होंने कहा? एनिमल। क्या कहा? एनिमल कहा। एनिमल को क्या कहते हैं भाई? जीव जंतु। क्या कहते हैं? जीव जंतु कहते हैं। उसके बाद तीसरा उन्होंने क्या रखा? मिनरल। मिनरल क्या रखा भाई?
मिनरल्स क्या रखा? मिनरल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? खनिज। मिनरल्स को क्या कहते हैं? खनिज। यानी प्रकृति स्रोत से प्राप्त जितने भी यौगिक थे। हाँ भाई, पौधे। लो हो गया। अब सुनो बाबू, बहुत बातें हो रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा। अभी पढ़ाना बंद करके छुट्टी कर देंगे आप लोगों का। ये बारिश में, मूसलाधार बारिश में घर जाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा तू भीग कैसे गया रे पूरे क्लास में? हाँ, तो बारिश में तुम करने क्या गया क्लास से बाहर ही? हाँ, बारिश में करने क्या गया था रे? बेचैनी हो रही है तुमको? कीड़ी काट रहा था कि काट रही थी? हाँ, क्या कह रहा? चलो इधर देखो। अब देखो, पेड़ पौधों से प्राप्त अम्ल कौन कौन थे? ए बाबू अब मान जाओ। अभी ऑक्जेलिक एसिड नाम हमने बताया था ना, बोलो बोलो। ऑक्जेलिक एसिड हिंदी में क्या लिखेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या लिखेंगे भाई? ऑक्जेलिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है भाई ऑक्जेलिक अम्ल? टमाटर में। सबसे पहले लिखोगे टमाटर में, टमाटर, क्लियर है ना? उसके बाद कहाँ? अमरूद में। टमाटर को क्या कहते हो? टोमाटो। टोमाटो। अच्छा, अमरूद को क्या कहते हो? अच्छा, और गन्ना का जूस पीते हो? गन्ने का जूस, इसको क्या कहते हो? यानी जूस ऑफ शुगर कैन। हो गया? पीते हो ना गन्ने का जूस? उसमें क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, और भी बहुत सारे एसिड के बारे में देख लो भाई फटाफट। इमली खाते हो तो क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। हाँ, टार्ट्रिक अम्ल वही है भाई, टार्ट्रिक अम्ल। कहाँ से पाया जाता है? इमली से। इमली से। और इमली को इंग्लिश में क्या कहते हो? टमारिंड। टमारिंड। इंग्लिश में क्या कहोगे इमली को? टमारिंड। लो, एक वर्ड मीनिंग याद हो गया। अगला देखो भाई। अच्छा, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड है बाबू, शांत हो जाओ। नहीं पता है तो शांत रहो। साइट्रिक अम्ल जिसको सिट्रिक एसिड कहा जाता है। चलो भाई, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है? नींबू या संतरा से। नींबू या संतरा से। चलोगे, नींबू को क्या कहते हो भाई? लेमन। क्या कहते हो? लेमन। और संतरा को क्या कहते हो? ऑरेंज कहते हो। क्लियर है ना? देखो, अगर कुछ बातें पता ना हो तो शांति से देखा जाता है। अच्छा, हिंदी में भी सिट्रिक होगा, साइट्रिक लिख दिए हैं। ले भाई, हिंदी में सिट्रिक क्या कर दें? सीट्रिक। अब कर लेना तुलो, हिंदी में क्या कर लेना? सिट्रिक। कोई बच्चा कमेंट कर रहा है भाई, कह रहा है कि सर जी हिंदी में सिट्रिक होगा, तुलो सुधार लेना, ठीक है? अब सुनो, बार बार आपसे कहा जा रहा है, कुछ बातें अगर नहीं पता है तो शांति से बनाए रखोगे तो समझ में आएगा, और शांति बनाए नहीं रखोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या पढ़ाया जा रहा है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भटकती हुई आत्मा को क्लास में बुलाएं। जो बाहर भटक रही है ना, उसको यहाँ बुलाएं और ध्यान को इधर कंसंट्रेट करें। रिक्वेस्ट है यार, और वरना फिर हथियार तो उठाने हम लोग को आता ही है। विकराल रूप जब पकड़ेंगे ना तो फिर आपका दशा खराब हो जाएगा। तो क्रोध से डरो बालकों, क्रोध से डरो बालकों। सुनो, तो ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड का नाम सुने होंगे, अभी बताए थे मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है भाई? सेव में। कहाँ में वो? सेव। सेव को क्या कहते हैं? एप्पल। बहुत मज़ेदार है एप्पल, बहुत
मज़ेदार है भैया ये पल जो चल रहा है, इस पल का एंजॉय करो। इस पल को अपने जीवन में सजा के रख लोगे तो फिर जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो एप्पल में पाया जाता है। और बता दो भाई, लैक्टिक एसिड दूध दही एनिमल से मिलता है ना, तो इसको एनिमल की श्रेणी में आ जाओ। लिखो भाई लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है? दूध और दही, दूध या दही से। उसके बाद से ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड कहाँ से मिलता है? बटर से, यानी बटर, बटर खाए हो, यानी मक्खन कहते हैं ना। अच्छा, बटर बेक बिस्किट खाए हो? नहीं भाई। अगला देख लो। और बताओ भाई, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है? रेड एंट से, रेड एंट से। क्लियर है ना? अच्छा, और यूरिक एसिड का नाम सुने हो? यूरिक एसिड कहाँ से मिलता है? यूरिन, यूरिन या टीयर, टीयर का क्या कहते हो भाई? आंसू। क्या कहते हो? आंसू। यूरिन को क्या कहते हो? मूत्र। क्या कहते हो भाई? मूत्र। तो ये कहाँ से मिल गए? जानवरों से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? जानवरों से। ठीक है। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिला? जानवर से, यानी दूध दही से। दूध दही कहाँ से आया? जानवर से। ब्यूटारिक एसिड बटर से, बटर कहाँ से मिला? दूध दही से मिला। और दूध दही कहाँ से आया? उसके बाद से फॉर्मिक एसिड लाल एंट या बिच्छू से मिला। उसी तरह से देखोगे यूरिक एसिड, यूरिक एसिड मूत्र या आंसू से। पेड़ पौधों के आंसू थोड़े ना होते हैं, इंसानों के ही होते हैं ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। तो मिनरल, मिनरल में आ गया आपका खनिज, आया HNO3, HNO3। उसके बाद आया H2SO4, इसको नाइट्रिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड। चलो नाइट्रिक एसिड, इसको क्या कहोगे? अच्छा, नाम लिख दें सबका। चलो लिख देते हैं भाई नाम। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। उसी तरह से H2SO4 आया, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और फिर आगे बढ़ते हैं तो H3PO4, इसको फास्फोरिक एसिड कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। उसी तरह से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अम्लों के स्रोत हो गए, ये अम्लों के स्रोत हो गए। सोर्स ऑफ एसिड, सोर्स ऑफ एसिड। क्लियर है? यानी अब अगला हम लोगों का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ एसिड। क्या होगा? टाइप्स ऑफ एसिड। तो पहले वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो जल्दी से। वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से। हो गया बाबू लोग? आगे बढ़ा जाए तो अगला हेडिंग क्या डालेंगे बाबू लोग? टाइप्स ऑफ एसिड। चलो, अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। अब देखो भाई, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ एसिड देख लो बाबू मेरे, टाइप्स ऑफ एसिड। और इसको कहेंगे भाई अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार। और अम्लों के प्रकार में देखोगे बाबू, अम्लों को बहुत सारे प्रकारों में बांटा गया, बहुत सारे। पहले तो बेस्ड ऑन सोर्स, कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ, बेसिसिटी। देखो अम्लों को बांटने का क्या क्या तरीका आया। तो सबसे पहले सोर्स के आधार पर, सोर्स के आधार पर एसिड कहाँ कहाँ से मिले। तो अभी मैंने बताया क्या मिला भाई? पहला प्लांट से मिला, दूसरा क्या मिला? एनिमल से मिला, तीसरा क्या मिला? मिनरल से मिला। तो यानी दो जो चीज़ें थी, पहला टाइप देखोगे तो अभी पढ़े हो ना सोर्स के बारे में। सोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा? पेड़ पौधे, एनिमल और मिनरल। इन तीनों में तुम्हें अंतर क्या दिख रहा है? तीनों में अंतर देखोगे तो पेड़ पौधों की बात करें, प्लांट की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें। दूसरा हम बात करें जीव जंतु की, जीव जंतु की। तो ये दोनों तो लिविंग थिंग्स है भाई। क्या है? लिविंग थिंग्स है ना। और जो मिनरल है, खनिज लवण है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी ये सजीव वस्तुएं हैं। और ये तो जो सजीवों से प्राप्त हुआ उसको ऑर्गेनिक एसिड कहा गया। क्या कहा गया?
और जो निर्जीव से प्राप्त हुआ उसको क्या कहा गया? इनऑर्गेनिक एसिड कहा गया। क्लियर है? तो पहला जो एसिड का टाइप बना वह बेस्ड ऑन सोर्स बना, बेस्ड ऑन और सोर्स के आधार पर एसिड को कितने भागों में बांटा गया? पहले को ऑर्गेनिक एसिड, दूसरे को इनऑर्गेनिक एसिड, यानी कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल और पहला बात समझ में आया। दूसरा बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन को हिंदी में कहते हैं सांद्रता। क्या कहते हैं? सांद्रता। जैसे सांद्रता का मतलब भी आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था, इस क्लास में भी बताया जा रहा है। अगर चाय बनाने घर पे जाते हो, दूध कम है और चाय दूध वाला ही बनाना है, तो तुम करते क्या हो? उसमें पानी मिला देते हो। तो पानी मिलाते हो तो दूध का गाढ़ापन घटने लगता है, घटने लगता है ना। तो दूध का गाढ़ापन घटता है तो उसको क्या कहते हो भाई? बोलो क्या कहते हो? सांद्र अम्ल या तनु अम्ल? सांद्र अम्ल या कुछ भी कहते हो ना। तो अम्ल भी कितने प्रकार के हो गए भाई? 3 प्रकार के। अम्ल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। कुछ भी बोलवा दोगे। यानी एसिड का आपने टाइप देखा तो पहला कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा डाइल्यूट एसिड, यानी जिसका गाढ़ापन अधिक होगा, पानी की मात्रा कम होगी, उसको कंसंट्रेटेड, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होगी उसको डाइल्यूट। तो कंसंट्रेशन समझाया गया था पिछले क्लास में ना। सोरा एक मटेरियल वाला चाय, सोरा एक मटेरियल वाला याद है ना? पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे तो वहाँ कंसंट्रेशन के टर्म को समझाए थे। चलोगे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन के बाद आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? मजबूती, ताकत। यानी बहुत सारे अम्ल बहुत ज़्यादा संक्षारक होते हैं। जैसे H2SO4 का नाम सुने हैं आप, इसको बैटरी एसिड के नाम से जाना जाता है। किस एसिड के नाम से जाना जाता है? यानी इसी को तेजाब कहा जाता है। चमड़े पे जल गिर जाए तो चमड़ा जला देता है। तो इतना संक्षारक है कि इसकी जो रिएक्टिविटी है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिएक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यह स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आएगा। दूसरा कि कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिनका कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे नींबू खा लो, उसका कोई असर हमारे शरीर पे नहीं पड़ता है। तो क्या नींबू में एसिड है ना, तो उसको क्या कहेंगे? वीक एसिड। क्या कहेंगे? यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। फिर आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेंथ हो गया। स्ट्रेंथ के बाद देखेंगे तो भाई एसिडिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी समझते हो? अम्लीयता के आधार पर। किसके आधार पर? एक आम्लिक, यानी अम्लीयता ऐसे कहो, अम्लीयता को हटाएंगे भास्मिकता कहो। क्या कहो भाई? भास्मिकता। तो एक भास्मिक अम्ल, द्विभास्मिक अम्ल और त्रिभास्मिक अम्ल, यानी मोनो बेसिक एसिड, डाया बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड। यानी ये क्या है? तो इसमें होता है भाई कि जितना H एटम किसी एसिड से विस्थापित हो सके, जितना H एटम किसी एसिड से विस्थापित हो सके, उसको क्या कहते हैं भाई? उसकी भास्मिकता कहते हैं। उसकी भास्मिकता कहते हैं। क्लियर है? यानी जैसे HCl है तो HCl से कितना H एटम निकलेगा भाई? 1। वही H2SO4 लिया, कितना H एटम निकलेगा भाई? 2। तो 2 H एटम निकलेगा ना। तो यानी इसमें एक भास्मिक अम्ल, इसको क्या कहेंगे? द्विभास्मिक अम्ल कहेंगे। इतनी बातें समझ गए? उसी तरह से फिर आता है ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। वैसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सी अम्ल कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको हाइड्रा एसिड कहते हैं। तो इन सारे एसिड के टाइप्स को लिख दिया जाए बोर्ड पे। चलो फटाफट मेरे साथ लिखते चलना। आप समझा दिए हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत अब हमें नहीं है। चलो भाई, पहला देखना टाइप्स ऑफ एसिड में सबसे पहला, यानी लिखोगे भाई बेस्ड ऑन सोर्स। क्या लिखोगे? बेस्ड ऑन सोर्स। यानी इसको क्या लिखोगे? स्रोत के आधार पर। और स्रोत के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। पहला क्या मिला?
ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल। कौन अम्ल बाबू? कार्बनिक अम्ल। और दूसरा क्या मिला? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, इसको क्या कहते हैं बाबू? अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्लियर है? अगला देखोगे मेरे बाबू, दूसरा क्या मिला? दूसरा टाइप देखना मेरे भाई। तो बेस्ड ऑन क्या बताए थे? कंसंट्रेशन। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। क्लियर है? यानी हिंदी में क्या लिखेंगे? सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। अब देखोगे तो इसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड यानी सांद्र अम्ल। क्या लिखेंगे भाई? सांद्र अम्ल। और दूसरा क्या होता है? डाइल्यूट एसिड। क्या होता है भाई लोग? बाबू लोग बता दो। डाइल्यूट एसिड हिंदी में क्या लिखते हैं? तनु अम्ल। क्या लिखते हैं? तनु अम्ल। उसके बाद तीसरा टाइप क्या बताया गया आपको? बताओ तो तीसरा टाइप बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। और बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ यानी शक्ति के आधार पर। किसके आधार पर? शक्ति के आधार पर। और शक्ति के आधार पर एसिड कितने प्रकार के बाबू लोग? 3 प्रकार का। एसिड कितने प्रकार का? ओ माय गॉड, 2 प्रकार का। 3 प्रकार नहीं लिखना भैया। पहला क्या बना? वीक एसिड। क्या बना? वीक एसिड। और वीक एसिड को क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। उसके बाद क्या बना? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बना? स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल कहते हैं। उसके बाद क्या मिला बाबू? क्या मिला? बेस्ड ऑन अगला मिल गया भाई। देखो ए बालक, शांति बनाए रखो, बिल्कुल शांति का परिचय दो। है सर, शांति तो हमारे गली से निकलती है। क्या हो गया? हमने कहा ओए बच्चा लोग शांति का परिचय दो, तो शांति का परिचय में क्या हुआ? अरे सर जी, शांति तो हमारे गली से रोज निकलती है, उस शांति का परिचय नहीं देना है। आओ देखो, इधर देखो तो भाई। अब आगे हमने बोला बेस्ड ऑन नंबर ऑफ H एटम एंड ऑक्सीजन एटम। तो यानी सुन, O परमाणु, O यानी ऑक्सीजन परमाणु, अब्लिक H परमाणु, परमाणु की उपस्थिति के आधार पर, की उपस्थिति के लिख लेना आधार पे। ठीक है? यानी अम्ल कितने प्रकार के हो गए भाई? 2 प्रकार के। पहला क्या हो गया? हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड और हाइड्रा अम्ल, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रा अम्ल। और दूसरा क्या हो गया भाई? दूसरा हो गया हाइड्रा अम्ल। दूसरा हो गया मेरे भाई ऑक्सी एसिड। क्या हो गया? ऑक्सी एसिड। यानी इसको क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल। क्या कहते हैं भाई? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। हाइड्रा अम्ल और ऑक्सी अम्ल। अगला देखो भाई, अगला फटाफट देखते चलो। तो ऐसे करते हैं ना, इसको थोड़ा पास कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? पास कर लेते हैं। थोड़ा सा और पास करो, थोड़ा सा छोटा कर लो। ठीक है? मेरे पास थोड़ी जगह की ज़रूरत है, तो जगह भी हो जाएगा हमारा। हो गया? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं मेरे भाई, और इसको थोड़ा पास लेके चलते हैं, यहाँ लेके आ जाते हैं। सही रहेगा ना? चलो। और अगला क्या है? बेस्ड ऑन ये, चलिए सही है। और इसको थोड़ा सा हम और पास लेकर चलते हैं, यहाँ लेके आ गए। ठीक है? और चलो मेरे भाई, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिए और थोड़ा सा इसको छोटा कर दिए। चलिए, समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है ना? अब देखो बेस्ड ऑन अगला भाई, यानी अगला हम लोग टाइप लिखेंगे। अगला टाइप तो बेस्ड ऑन
बेसिसिटी ऑफ एसिड, क्या लिखेंगे? बेस्ड ऑन बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी अम्ल के भास्मिकता के आधार पर। बेसिसिटी ऑफ एसिड यानी अम्ल की भास्मिकता, अम्ल की भास्मिकता के आधार पर। चलो अब ये 3 टाइप का क्या हो जाएगा भाई? मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड यानी एक भास्मिक अम्ल। हिंदी में क्या लिखेंगे? एक भास्मिक अम्ल, क्लियर है ना? दूसरा होगा डाई बेसिक एसिड, बेसिक एसिड, द्विभास्मिक अम्ल, क्या होगा? द्विभास्मिक अम्ल होगा, क्लियर। और तीसरा होता है ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, त्रिभास्मिक अम्ल, क्या होता है भाई लोग? त्रिभास्मिक अम्ल, यानी अम्ल के ये प्रकार हो गए, अम्ल के, क्लियर है ना? अम्ल के ये प्रकार हो गए। अम्लों के ये प्रकार रहे। पहला क्या पढ़े आप लोग? मोनोबेसिक एसिड। दूसरा क्या पढ़े? डाईबेसिक एसिड। तीसरा क्या पढ़े? ट्राईबेसिक एसिड, क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? चलो भाई, इतना समझ में आया? यानी पहला क्या आपने देखा? बेस्ड ऑन स्रोत, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। और फिर क्या पढ़े? भास्मिकता के आधार पर, तो बेस्ड ऑन बेसिसिटी ऑफ एसिड, मोनोबेसिक एसिड, डाईबेसिक एसिड, ट्राईबेसिक एसिड, क्लियर है? इतनी बात समझ में आया? नहीं आए? आ गया? आगे बढ़ा जाए? तो चलो पहले पॉज करो, नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया बाबू लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब बाबू लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूँ पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। अब बाकी की जानकारी आपको अगले क्लास में दी जाएगी, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।